हेलो दोस्तों। और आपको जिस तरह पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो कंप्यूटर का पीवाईक्यू का सीरीज चला रहे थे, आज उसका आखिरी वीडियो है पीवाईक्यू सीरीज का। जितना भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछा गया कंप्यूटर का, आज उसका आखिरी और ये चौथा पार्ट है। और आज के बाद ये पीवाईक्यू का सीरीज खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उसका आपको टेलीग्राम मैंने उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट। दोस्तों आज हम लोग क्या क्या करेंगे वो देख लीजिए। अब चौथा वीडियो में हम लोग सबसे पहले करेंगे डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इसके बाद भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और लास्ट में विविध करेंगे। इस तरह करके हमारा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा पीवाई। ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं ये तो कल ही। डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में दी गई भंडारण प्रौद्योगिकी सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो चलिए सीधे आंसर देखते हैं हम। सबसे पहले ई पीरोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, विद्युत रूप से मिटाने योग प्रोग्राम योग होता है। ईपीआरओ में एक प्रकार का नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिसे विद्युत संकेतों का उपयोग करके मिटाया और पुनः उपयोग किया जा सकता है। फिर आता है एनवीएमई, नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। यह इंटरफेस प्रोटोकॉल है जो पीसीआई एक्सप्रेस ई प्रयोग करके एसएसडीएस को उच्च स्तरीय गति में सिस्टम से जोड़ता है। फिर आता है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव में मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स मैग्नेटिक स्टोरेज में होता है। एचडीडी डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय डिस्क, प्लॉटर और रीड राइट हेडर जैसे यांत्रिक गतिमान भागों का उपयोग करता है। फिर आता है डी रैम, ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है या वोलाटाइल मेमोरी है जिसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। फिर आता है क्रेडिट कार्ड में एपीआर क्या होता है। जो क्रेडिट कार्ड है उसमें एपीआर क्या होता है। क्रेडिट कार्ड में एपीआर क्या होता है, तो क्रेडिट कार्ड में एपीआर एनुअल परसेंटेज रेट का संचित रूप है। एपीआर क्या है, तो एनुअल परसेंटेज रेट का संचित रूप है, या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसे उधार लेने की वार्षिक लागत है, प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। फिर आता है आपको फाइनेंशियल डिजिटल फाइनेंसिंग सर्विसेज। कौन सा, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के संदर्भ में एईपीएस। क्या एईपीएस का मतलब क्या होता है। एईपीएस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज डीएफएस के संदर्भ में संक्षिप्त रूप में एईपीएस का आधार मतलब आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है, जो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से बैंकिंग लेन देन करने की सुविधा देता है। फिर अगला आता है कॉलम 1 और 2 को मिलाना है। तो चलिए सीधे आंसर देखते हैं। सबसे पहले आता है ग्रुप पोजीशन सिस्टम, सिस्टम फॉर जीपीएस इनेबल ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। जीपीएस का संक्षिप्त फॉर्म क्या है, तो यह उपयोगकर्ताओं को स्थान खोजने, डिजिटल मानचित्रों के साथ नेविगेट करने में मदद करता है। ये उपयोगकर्ताओं को स्थान खोजने, डिजिटल मानचित्रों के साथ नेविगेट करने में मदद करता है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर क्या है, तो नई छवियों में पुस्तकों के साथ डिस्प्ले को स्वचालित रूप से अपडेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर क्या करता है, तो नई छवियों या पुस्तकों के साथ डिस्प्ले में स्वचालित रूप से यह अपडेट करता है। फिर आता है स्मार्टफोन क्या है, तो 3G और 4G नेटवर्क का उपयोग करके मोबाइल फ़ोन और मोबाइल कंप्यूटर फंक्शन को ये जोड़ती है। फिर आता है मोबाइल भुगतान प्रणाली क्या है, तो ग्राहकों को उनके मोबाइल फ़ोन डिवाइसों का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देता है। फिर आता है एनईएफटी सिस्टम में भाग लेने वाले बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान क्या कहलाती है, आईएफसी कहलाता है। आईएफसी एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो एनईएफटी सिस्टम में भाग लेने वाले बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड एक यूनिक कोड है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा प्रत्येक बैंक शाखा को दिया जाता है। आईएफसी कोड एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम में भाग लेने वाले बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान क्या कहलाता है, उसे एईपीएस कहते हैं। जो आधार डेटाबेस के आधार से पहचान और प्रमाणीकरण करता है उसे एईपीएस कहते हैं।
आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के द्वारा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS, आधार संख्या और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण फिंगरप्रिंट का उपयोग करके वित्तीय लेन देन की अनुमति देता है। कोई वित्तीय संस्थान से जुड़े सीमा पर डिजिटल भुगतान के लिए अंतः संचालित मानक का उपयोग करता है तो ISO 2020-022 का ISO 222 वैश्विक वित्तीय ISO का जो 222 वैश्विक वित्तीय आसंदेश विनिमय मानक है, जिसका उपयोग सीमा पर डिजिटल भुगतान और वित्तीय संस्थाओं के बीच बेहतर संचार और SWIFT RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के लिए अन्य भुगतान के लिए व्यापक रूप से अपनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग लेन देन में EPS उपयोग किया जा सकता है? तो वो कर सकते हैं नकद निकासी के लिए, बैंक इंक्वायरी के लिए और नकद जमा करने के लिए। किसका कर सकते हैं? AEPS का। AEPS का अर्थ क्या होता है? आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। AEPS का अर्थ क्या है? आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। यह एक ऐसी सिस्टम है जो आधार नंबर और बायोमेट्रिक डाटा जैसे कि फिंगरप्रिंट का उपयोग करके वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देता है। फिर आता है AEPS के लिए दी जाने वाली बैंकिंग सेवाएं कौन कौन है? नगद जमा, बैलेंस पूछताछ, आधार से आधार फंड ट्रांसफर और भीम आधार पे नगद निकासी, मिनी स्टेटमेंट और दोहरा प्रमाणीकरण। फिर आता है UPI किस सेवा का उन्नत संस्करण है? तो UPI किसका उन्नत संस्करण है? तो UPI यूनिफाइड पेमेंट सर्विस का है। IMPS का ये उन्नत संस्करण। UPI जो आज हम लोग यूज़ करते हैं ना, उस किसका ये उन्नत संस्करण है? तो इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS का है। इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस का ये उन्नत संस्करण है। UPI जिसे हम लोग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS का उन्नत संस्करण है। IMPS एक रियल टाइम फंड ट्रांसफर सेवा है जिसे भारत में NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। IMPS के जरिए तुरंत पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है और UPI किसी तकनीक को और सरल, तेज और व्यापक बना दिया है। फिर आता है प्रत्येक डिजिटल वित्त, क्या इसको मिलाना है? चलिए सीधे आंसर देखते हैं। सबसे पहले डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट क्या होता है? डिजिटल वॉलेट या डिजिटल मुद्रा भंडारण और लेन देन की सुविधा का सॉफ्टवेयर है। डिजिटल वॉलेट क्या है? तो डिजिटल मुद्रा भंडारण लेन देन की सुविधा का सॉफ्टवेयर है। फिर आता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? तो सुरक्षित डिसेंट्रलाइज रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करना। ब्लॉकचेन क्या है? तो सुरक्षित डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करता है ब्लॉकचेन। फिर आता है पेमेंट गेटवे। क्या होता है? ऑनलाइन भुगतान सुविधा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित करने वाला एक इंटरफेस है पेमेंट गेटवे। फिर आता है स्मार्ट कनेक्टेड। क्या होता है? तो शर्तों को पूरी करने के अनुबंध निष्पादन करने को स्वचालित करता है। फिर आपको यहाँ पे कौन सा सही है? ए सही है। ए में क्या है? डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन को सक्षम करता है। सही बात है, डिजिटल जो वॉलेट है वो सुरक्षित लेन देन को सक्षम करता है। गलत क्या है? डिजिटल वॉलेट के लेन देनों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से इंक्रिप्शन पर निर्भर नहीं, पूरी तरह से इंक्रिप्शन पर निर्भर नहीं है, और भी चीज़ होता है उसमें। डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे आदि में सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन को सक्षम करते हैं। ये पेमेंट मेथड इंक्रिप्शन और टेक्नोलाइजेशन और अन्य सुरक्षा उपायों का भी उपयोग करके यूजर को फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षित रखते हैं। डिजिटल वॉलेट पूरी तरह से केवल इंक्रिप्शन पर निर्भर नहीं करते हैं। इंक्रिप्शन के अलावा इनमें कोई अन्य सुरक्षा तकनीक जैसे कि टोकेनाइजेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट, फेस ID, ट्रैक 2 फैक्टर ऑथराइजेशन 2FA और फंड डिटेक्शन सिस्टम शामिल है। इसीलिए इसे ए सही है, आर गलत है। फिर आता है बैंकिंग के लिए USSD सेवा में कौन सा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? बैंकिंग के लिए USSD सेवा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, जिसे DPNS कहते हैं। क्या कह रहा है? फिर से एक बार समझिए। कहता है बैंकिंग के लिए USSD सेवा कौन सा प्लेटफॉर्म देता है? जो बैंकिंग के लिए जो USSD सेवा है ना, वो कौन सा प्लेटफॉर्म देखता है? तो वो देता है नेशनल यूनाइटेड USSD प्लेटफॉर्म, जिसे NUUP कहते हैं। आइए इसके डिटेल पढ़ते हैं।
यूएसएसडी का मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सुप्रीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सुप्रीमेंट्री स्ट्रक्चर्ड डेटा एक ऐसी तकनीक है जो मोबाइल फ़ोन को बिना इंटरनेट के बैंकिंग सुविधाएं का उपयोग करने की सुविधा देता है। इसके लिए और इम्पोर्टेंट यहाँ देखिए, खासकर उन लोगों के लिए उपयोग है जो स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। NUUP नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म एक सरकारी पहल है जिसे NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। इसके माध्यम से ग्राहक मोबाइल नंबर *99# डायल करके सेवाएं ले सकते हैं। बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट देखना, पैसा ट्रांसफर करना, UPI का पिन सेट करना और बदलना आदि है। प्रमुख सेवा, ये सभी GSM मोबाइल फ़ोन पे कार्य करती है। स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं है। ये 11 भाषाओं में उपलब्ध है और यह सुविधा 24x7 पर उपलब्ध होती है। फिर आता है भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा। भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा। भविष्य के कौशल से देखिए क्या क्वेश्चन आया था, जेई का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रीसेट शेड्यूल को प्रोसेस मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटर संसाधनों को सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो IT खर्च को कम करने का प्रभावी तरीका है? तो वो क्या है? वर्चुअलाइजेशन को प्रोसेस मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों का सारांशन एब्स्ट्रैक्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो IT के खर्चों को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल कंप्यूटर, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों सहित किसी भी चीज़ का वर्चुअलाइजेशन बनाने की क्रिया है। फिर आता है आपका, भारत में कौन सी डिजिटल पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन, क्या बोलता है, भारत में कौन सी डिजिटल पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा के प्रबंधन करने और कोविड-19 महामारी का ट्रैक करने के लिए AI और बिग डाटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करती है? तो कौन करती है? तो वो करती है आरोग्य सेतु। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा के प्रबंधन और कोविड-19 महामारी को ट्रैक करने के लिए AI और बिग डाटा एनालिटिक्स जैसी तकनीक का उपयोग करके आरोग्य सेतु ऐप द्वारा किया जाता है। आरोग्य सेतु ऐप का उद्देश्य संपर्क आलेखन, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, लक्षण जांच, कोविड-19 संक्रमण के जोखिम का आकलन करना होता है। यह ब्लूटूथ और लोकेशन डेटा के साथ साथ AI का उपयोग करके भी संभावित संक्रमण व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित RAID तकनीक के कौन सा कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो। चलिए देखते हैं पहला कथन क्या है। RAID हार्ड ड्राइव में डेटा संग्रहित करने के अतिरिक्त माध्यम के अधिक डेटा विश्वसनीय प्रदान करता है। RAID विफलता में एकल बिंदु को खत्म करने में मदद करता है और डेटा हानि के जोखिम को कम करता है। RAID ये क्या है? तो रेडिएटेड एरे ऑफ एक्सपेरिमेंटिव डिस्क या रेडिएटेड ऑफ एक्सीडेंटेड डिस्क है। यह डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन तकनीक है। डेटा को रिडक्शी, प्रदर्शन सुधार या दोनों के उद्देश्यों में कोई भौतिक डेटा स्टोरेज घटकों को एक से अधिक तार्किक इकाइयों में संयोजित करती है। RAID हार्ड ड्राइव में डेटा संग्रहित करके अतिरिक्त के माध्यम से अधिक डेटा विश्वसनीय प्रदान करती है। सही है, क्योंकि कई हार्ड ड्राइव डेटा संग्रहित करता है क्योंकि इसमें डेटा अतिरिक्त रेसिडेंस और विश्वसनीय बढ़ती है। RAID विफलता में एकल बिंदु को खत्म करने में मदद करता है। डेटा हानि के जोखिम को कम करता है क्योंकि डेटा कई एकल डिस्क की विफलता होने पर वाले डेटा को जोखिम को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टोकरेंसी के लिए लेन देन कालक्रम के रूप में सार्वजनिक रूप से दर्ज की जाती है? उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक एक डिजिटल सार्वजनिक लेजर खाता है। ब्लॉकचेन क्या है? तो एक डिजिटल सार्वजनिक लेजर खाता है जहां सभी प्रकार के लेन देन और सूचनाएं स्थायी रिकॉर्ड मंजूरी होती है जिसका प्रमाणीकरण किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक 3 अलग अलग तकनीकों यथा इंटरनेट पर्सनल अर्थात क्रिप्टोकरेंसी, गुप्त सूचना और प्रोटोकॉल नियंत्रण में सम्मिलित किया जाता है। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण, डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग को क्या कहा जाता है? उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। विभिन्न सुरक्षा सेवाएं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, डेटा इंटीग्रिटी, इकाई प्रमाणीकरण एंट्री, इसके बाद और डेटा है मूल प्रमाणीकरण, डेटा ऑर्गेनाइज ऑथराइजेशन प्रदान करने के लिए विभिन्न गणितीय तकनीकों का उपयोग करके क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। फिर आता है A और B को आपको मिलाना है।
चलिए मिलाते हैं इसको। पहला आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटर संसाधन को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। वर्चुअलाइजेशन, ये एक ही भौतिक मशीन पे कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना वर्चुअलाइजेशन कहलाता है। फिर आता है एज कंप्यूटर। डेटा स्रोतों में कभी करीब डेटा प्रोसेसिंग वंचित करना एज कंप्यूटिंग कहलाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? गणना के लिए क्वांटम परिघटना को लाभ उठाना क्वांटम कंप्यूटिंग कहलाता है। फिर आता है क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए कौन सी तकनीक का आधार रेखा है? तो वो है ब्लॉकचेन तकनीक है। क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक का आधार रेखा होती है? तो इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन एक वितरित और विकेंद्रित लेजर तकनीक है जो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का रिकॉर्ड स्थापित और परीक्षण करती है। यह तकनीक लेन देन की पारदर्शिता, सुरक्षा और ना बदलने योग्य इमीडिएट प्रकृति सुरक्षित करती है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन एल्गोरिथम ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके काम करती है। मुख्य रूप से भविष्य में कौशल के किस रूप में परिभाषित किया गया है? भविष्य के कौशल को किस रूप में परिभाषित किया गया है? उभरते संदर्भों में जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यता में। उभरते संदर्भों में जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यताओं में। भविष्य का कौशल फ्यूचर स्किल मुख्य रूप से ऐसे कौशल होते हैं जो व्यक्ति को तेजी से बदलने परिवेश में जटिल और अपरिचित समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम बनाते हैं। इनमें समस्या समाधान, नवाचार, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक, डिजिटल साक्षरता, अनुकूलन क्षमता जैसे गुण शामिल होते हैं। फिर आता है साइबर सुरक्षा क्या है? ये कौन सा कथन जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल के मूल सिद्धांतों का अच्छा से वर्णन करता है? कौन सा कथन है जो जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल का मूल सिद्धांतों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? तो वो करता है उपयोगकर्ताओं के स्थान की परवाह किए बिना प्रत्येक एक्सेस अनुरोध को लगातार वेरीफाई करना। जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल का मूल सिद्धांत है जो कभी भरोसा ना करो, हमेशा सत्यापित करो। इसका मतलब है कि चाहे उपयोगकर्ता नेटवर्क के अंदर से हो या बाहर से, हर एक्सेस अनुरोध के सत्यापन और अनुमति प्रक्रिया दोहराई जाती है। यह मॉडल उपयोगकर्ता की पहचान, डिवाइस की सुरक्षा की स्थिति और स्थान और अनुरोध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है। फिर आता कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे हमला सतह अटैक सरफेस कहते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे हमला सतह अटैक सरफेस कहा जाता है। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे व्यक्ति को कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में जानकारी गैर कानूनी तरीके से हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है। यह व्यक्ति हैकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, डैश नियमों का एक सेट है जो सुरक्षा मानदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, उसे फायरवॉल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल नियमों का एक सेट है जो सुरक्षा मानदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। यह नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो निर्धारित सुरक्षा नियमों के लिए डेटा पैकेटों की निगरानी और नियंत्रण करता है। कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। स्पैम क्या है? तो अवांछित ब्लॉक, ईमेल, अक्सर विज्ञापन और घोटाले। स्पैम क्या होता है? अवांछित बल्क और ईमेल, अक्सर विज्ञापन और घोटाले होते हैं। फिर आता है फिशिंग। फिशिंग क्या है? तो दुर्भावनापूर्ण ईमेल जो उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील डेटा खुलासा करने के लिए धोखा देता है। फिर आता है कैप्चा। ये मनुष्य के बॉटम से अलग करने का परीक्षण है। कैप्चा ये मनुष्यों को बॉट्स से अलग करने का, क्योंकि बॉट्स कैप्चा नहीं भर सकते पर मनुष्य भर सकता है, उसको अलग करने का एक परीक्षण है। फिर आता है आपका बॉटनेट। साइबर हमलों के उपयोग किया जाने वाला एक समझौता जो कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। फिर आता है एक ऐसा तरीका जिसमें ईमेल एड्रेस यूआरएल और फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है, जबकि डैश को उपयोगकर्ताओं को लॉगिन कॉन्फ़िगरेशन जैसे संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने से रोकने का तरीका है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्पूफिंग और फिशिंग कहते हैं। स्पूफिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल में यूआरएल में फेरबदल करके पीड़ित को धोखा दिया जाता है, जबकि फिशिंग यूज़र को लॉगिन कॉन्फिडेंशियल जैसे संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का एक तरीका है। फिशिंग एक हमलावर आमतौर पर किसी प्रतिष्ठित संस्था या व्यक्ति के वश धारण करके यूज़र को संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें धोखा देता है। फिर आता निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा क्रमता करता है? तो वो है आपका वेब ब्राउज़र। क्या है?
वेब ब्राउज़र। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मुख्यतः कंप्यूटर के दुर्भावनापूर्ण मिसलेनियस प्रोग्रामों को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता यूजर को वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है, लेकिन इसमें हानिकारक कोड छिपा होता है। वायरस क्या है? यह खुद के अन्य फाइलों को जोड़कर फैलता है जिसमें डेटा को नुकसान पहुंचाया जाता है। फिर आता है वर्म। यह नेटवर्क के माध्यम से खुद को फैलाता है, सिस्टम को स्लो कर सकता है। लेकिन वेब ब्राउज़र एक सामान्य सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग समान वेब ब्राउज़रों के लिए किया जाता है, जैसे गूगल, क्रोम, फायरफॉक्स इत्यादि। यह दुर्भावनापूर्ण मेलेनियस प्रोग्राम नहीं है। हालांकि वेब ब्राउज़र के माध्यम से वायरस आ जाता है, लेकिन स्वयं ब्राउज़र के मालवेयर नहीं होता है। फिर क्या है? जीरो डे वर्बेलिटी से क्या तात्पर्य? जीरो डे वर्बेलिटी से क्या तात्पर्य है? तो एक कमजोरी जिसका हमलावरों को पता है लेकिन विक्रेताओं द्वारा अभी तक पंच ठीक नहीं किया गया, उसे वर्नेबिलिटी कहते हैं। जीरो डे वर्नेबिलिटी से तात्पर्य है कि यह एक कमजोरी जिसका हमलावरों को पता है लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक पेच ठीक नहीं किया गया है। जीरो डे वर्नेबिलिटी सॉफ्टवेयर एक सुरक्षा दोष है जिससे डेवलपर्स को पता चलने से पहले हमलावरों को द्वारा खोज लिया जाता है और विक्रेताओं को पहले इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए इसे ठीक करने के लिए उसके पास 0 डे होता है, जिससे यह बहुत खतरनाक हो जाती है क्योंकि कोई पैच उपलब्ध नहीं होता है। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस एक प्रकार का नहीं है? तो डिस्क वायरस नहीं है, बाकी बूट सेक्टर वायरस, सिस्टम वायरस और फाइल वायरस है। बूट सेक्टर वायरस, सिस्टम वायरस और फाइल वायरस कंप्यूटर वायरस है, जबकि डिस्क वायरस नहीं है, जो कि कंप्यूटर में सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाए जाते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो एक ऐसा प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके उसे कंप्यूटर वायरस कहते हैं। वायरस का पूर्ण रूप वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बना लेता है और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को बिना जानकारी के चला जाता है। फिर कंप्यूटर की भाषा में बग क्या होता है? तो बग क्या होता है? तो कंप्यूटर की त्रुटि को बग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटि को बग कहा जाता है। इन त्रुटि एरर को ढूंढने और उसे सुधार करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। इस कार्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डीबगिंग कहते हैं। त्रुटियों के छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सहारे ठीक किया जाता है, जिसे पैच कहा जाता है। फिर आता निम्नलिखित में से कौन सा संदेश अखंडता इंटीग्रेट को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है? उसे कहते हैं मैसेज डाइजेट। उसे क्या कहते हैं? मैसेज डाइजेट। संदेशों की अखंडता को सत्यापन करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका मैसेज डाइजेट है। मैसेज डाइजेट में एक हैश वैल्यू उत्पन्न करता है जो संदेशों के संपूर्ण डेटा का सारांश होता है। यदि संदेश में कोई भी परिवर्तन होता है तो उत्पन्न हैश वैल्यू बदल जाएगी, जिससे प्राप्तकर्ता को सूचना तक पहुंचने के लिए संदेश से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। आइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के संदर्भित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? तो वो है आपका साइबर थिंग्स। क्या है? साइबर थिंग्स ऑनलाइन एनवायरनमेंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का उचित और नैतिक व्यवहार की खोज से संदर्भित है, जबकि अन्य विकल्पों में साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा, साइबर कानून कानूनी पहल, साइबर सेफ्टी सुरक्षित उपयोग शामिल है। साइबर एथिक्स विशेष रूप से उन नैतिक सिद्धांतों और आचरणों का अध्ययन करता है जो इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के अपेक्षित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? तो इसे डॉस हमला कहते हैं। कौन सा एक कंप्यूटर खतरे का वर्ग है? तो डॉस हमला है। फिर डॉस क्या है? तो डिनाइल ऑफ सर्विस है, या एक साइबर अटैक है जिसमें अटैक किसी सिस्टम या नेटवर्क पर उतना अधिक ट्रैफिक भेजता है कि वह वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। निम्नलिखित साइबर अटैक में उनकी परिभाषाओं का मिलान कीजिए। साइबर अटैक है और उनकी परिभाषा चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले रैमसनवेयर। सबसे पहले क्या है? रैमसनवेयर क्या होता है? तो रैमसनवेयर के लिए डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। रैमसनवेयर डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। फिशिंग, डेटा चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजता को फिशिंग कहते हैं। फिर आता है की लॉगिंग, कीबोर्ड इनपुट कैप्चर भराता है। फिर आता है DDoS। क्या है? तो सर्वर पर ट्रैफिक से ओवरलोड हो जाता है, DDoS होता है। कंप्यूटर सुरक्षा के लिए सेंध लगाने का कार्य कौन करता है? तो हैकर करता है, हैकिंग के लिए करता है। कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने के कार्य को हैकिंग कहा जाता है। यह एक अनाधिकृत गतिविधि है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह कंप्यूटर सिस्टम को प्रवेश को डेटा की चोरी करना, मालवेयर फैलाना, सेवा से इंकार, डॉस और सिस्टम को नियंत्रित करना, फिशिंग और रैमसनवेयर हैकिंग के प्रकार है। फिर आता किस प्रकार के मालवेयर स्वयं प्रतिकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाते हैं?
तो उसे कहते इसमें से कुछ नहीं है। मालवेयर का वह प्रकार जो प्रतिकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है उसे वर्म कहते हैं। या किसी अन्य प्रोग्रामों की आवश्यकता को बिना खुद की कॉपी करके नेटवर्क में फैल जाता है। ट्रोजन क्या है? तो यह स्वप्राकृतिक नहीं होता बल्कि खुद को वैध प्रोग्राम के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर आता है स्पैमवेयर। क्या है स्पैमवेयर? यह यूजर की जानकारी चुराता है लेकिन यह स्वयं को कॉपी नहीं बनाता है। स्पैमवेयर। टाइम बम क्या है? यह एक प्रकार का मालवेयर है जो किसी विशेष घटना या समय की स्क्रीन सक्रिय होता है। फिर आता है रूट किट। इस सिस्टम को नियंत्रित करने और छिपाने के लिए डिजाइन किया गया को रूट किट कहते हैं। फिर आता है कंप्यूटर। प्रथम कंप्यूटर वायरस को कहा जाता है। प्रथम कंप्यूटर वायरस को क्या कहते थे? तो वो क्रीपर था। जो पहला कंप्यूटर वायरस था उसे क्या कहे थे? क्रीपर कहे थे। क्रीपर वायरस 1971 में बॉम्ब थॉमस द्वारा विकसित किया। कौन सा बनाया था? बॉम्ब थॉमस के द्वारा विकसित किया गया था। इसे प्रथम कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। यह ARPANET जो बाद में इंटरनेट पर एक प्रयोग के लिए बनाया गया था सिस्टम के संदेश छेड़ता था। आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सी इंक्रिप्शन विधि RSA में कार्यरत है? तो वो कौन है? तो पब्लिक की, सार्वजनिक कुंजी पब्लिक की है। RSA एक असीमित इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो सार्वजनिक कुंजी पब्लिक की और निजी कुंजी प्राइवेट की के जोड़ के उपयोग करता है। इसमें डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की का उपयोग किया जाता है और डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की का उपयोग किया जाता है। फिर आता है साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए साथ ही कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? उसे बोटनेट अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटनेट अटैक कहते हैं। बोटनेट अटैक एक साइबर हमला है जिसमें एक बड़ी संख्या में संक्रमित कंप्यूटर एक साथ किसी लक्षित नेटवर्क या सिस्टम पर हमला करते हैं और इन संक्रमित कंप्यूटरों को बॉट्स कहा जाता है। बॉटनेट अटैक का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क आइडेंटिटी की कमी को डालना, डेटा चोरी और अन्य नुकसान पहुंचाना होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक बम का सही है? तो लॉजिक बम सही है। तो यह घुसपैठ या द्वारा मालवेयर को अंतर्दृष्टि कोड होता है। इनमें से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? तो इसमें घुसपैठ द्वारा मालवेयर के अंतर्दृष्टि कोड होता है। लॉजिक बम के लिए सही उत्तर है या घुसपैठ द्वारा मालवेयर को अंतर्निहित कोड है। लॉजिक बम एक तरह का मालवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को एम्बेड होता है। यह निश्चित शर्तों को पूरा करने पर दुर्भावनापूर्ण के रूप में काम करता है। वर्ष 2000 में शुरू की गई तिथियों में निम्न के लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूपन और संग्रहण से संबंधित कंप्यूटर बग किस श्रेणी में आता है? तो Y2K के आता है। वर्ष 2000 की समस्या जिसे Y2K के समस्या के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के प्रारूपण, भंडारण और संबंधित कंप्यूटर बग की एक श्रेणी है जो Y2K में Y ईयर को के 2000 को संदर्भित करता है। ज्ञात हो कि जब सन 1999 में समाप्ति हुई और 2000 का प्रारंभ होने वाला था तो विश्व के कंप्यूटर 31 दिसंबर 1999 के आगे के साल बदलने में सक्षम नहीं थे। सिस्टम अगले साल के लिए तारीख और महीने बदल सकते थे लेकिन साल को 2 आखिरी अंक छोड़ने से पहले अंकों को नहीं बदल सकता था। आइए सूची 1 और 2 को मिलाना है। सबसे पहले फिशिंग क्या होता है? तो क्रेडेंशियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल करना फिशिंग कहलाता है। SQL इंजेक्शन डेटाबेस की वर्बिलिटी का फ़ायदा उठाना SQL इंजेक्शन है। फिर आता है रैमसनवेयर, डेटा एनक्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना रैमसनवेयर है। मदर इन द मिड, दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करना मैन इन द मिडल है। फिर आता है DDoS हमले में WWW एक आम साइबर सुरक्षा खतरा। ऐसे हमलों के पीछे का प्राथमिक तंत्र क्या होता है? उसका प्राथमिक तंत्र होता है कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफिक के साथ एक लक्ष्य सर्वर को ओवरलोड करना है। DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमला एक ऐसा साइबर हमला है जिसमें हमलावर एक ही समय पर कई कंप्यूटर डिवाइसों पे बॉटनेट से किसी एक सर्वर, वेबसाइट या नेटवर्क पे अत्यधिक ट्रैफिक भेजता है। इसका उद्देश्य सिस्टम को इतना व्यस्त कर देना ताकि वह वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाए। फिर आता है आपका अगला चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और इंटरनेट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीन लर्निंग का प्रकार है जहां मॉडल लेबल में किए गए डेटा से सीखता है? उसे कहते हैं पर्यवेक्षक लर्निंग। क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जहां मॉडल लेबल किए गए डेटा से सीखता है?
उसे प्रवेक्षित लर्निंग कहते हैं। सुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जहां एक मॉडल में लेबल किए गए डेटा सेट को प्रशिक्षित ट्रेन किया जाता है, यानी इनपुट के साथ साथ उसका आउटपुट भी दिया जाता है ताकि मॉडल सीख सके। फिर आता है प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग। एनएलपी में टोकनलाइजेशन का क्या तात्पर्य है? टोकनलाइजेशन का क्या तात्पर्य है? टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करना। टोकनलाइजेशन का तात्पर्य टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों, वाक्यांशों या अन्य सार्थक तत्वों, उन्हें टोकन कहा जाता है, में विभाजित करना होता है। फिर आता है आपका या एनएलपी एक सक्षम कदम है जो टेक्स्ट को मशीन रिलेटेबल प्रारूप में बदलने में मदद करता है ताकि आगे की प्रोसेसिंग जैसे विश्लेषण, मॉडलिंग किया जा सके। फिर आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुई थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज आदि की शुरुआत 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए एआई किस प्रकार योगदान दे सकता है? जीवन की गुणवत्ता सुधारने में एआई किस प्रकार सहायता दे सकता है? तो भीड़ तंत्र बेहतर भीड़ प्रबंधन के माध्यम से यातायात को नियंत्रित करके सुरक्षा को बढ़ाकर ये दे सकता है। एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्मार्ट शहरों में विभिन्न तरीकों से जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है, जैसे भीड़ प्रबंधन, एआई आधारित कैमरे और सेंसर डेटा के माध्यम से ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करना, सुरक्षा बढ़ाना। एआई का उपयोग करके संगीत और गतिविधि की पहचान कर त्वरित इस्तेमाल किया जा सकता है। आपातकालीन सेवाओं की दक्षता बढ़ाना, रियल टाइम डेटा से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि के तेज सटीक सेवाएं देने में मदद कर सकता है। फिर आता आत्म प्रभाविकता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आत्म प्रभाविकता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह इसमें किसी भी की अपनी क्षमताओं पर विश्वास और निर्णय की जिम्मेदारी लेना शामिल है। फिर आता प्रभाविकता, सेल्फ इफिशिएंसी, अल्बर्ट ब्यूडरा द्वारा प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसका अर्थ है व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और विभिन्न परिस्थितियों में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए अपनी योग्यता का आकलन करना, या व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करने, चुनौतियों को सामना करने, निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनाता है। फिर आता है आपका कौन सा इसमें से कथन सही है? सी। ये गलत है आरसी। एक क्या गलत है तो सही क्या गलत क्या है? भारत स्वास्थ्य सेवाओं में एआई को अपना रहा, डॉक्टरों की जगह एआई सक्षम मशीनें अपना रही, ये बात गलत है। एआई नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, एमआरआई स्कैन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड जैसे डेटा सेट में विश्लेषण कर रही है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कहता कथन है सोशल नेटवर्किंग साइटों में उपयोगकर्ता फील्ड को एक्यूबेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग करते हैं। एआई रिलेवेंट कंटेंट को प्रेडिक्ट करने और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ताओं के व्यवहारों का विश्लेषण करता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। क्या लिखा है? सोशल नेटवर्किंग साइट वास्तव में उपयोगकर्ताओं के फीड के एक्यूकेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग करती है और इसके उपयोगिताओं की गतिविधि, रुचियों, पसंद, पिछले इंस्ट्रक्शन और डेटा बिंदुओं का विश्लेषण करती है ताकि उनके लिए उनके प्रोसेसिंग कंटेंट दिखाया जा सके। इसके लिए एआई एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं ताकि यह प्रोडिक्ट किया जा सके कि कौन सा कंटेंट उपयोगकर्ताओं के लिए ज़्यादा आकर्षक और एग्रीदिंग है। साथ ही यह प्रोटेड या एल्गोरिथम पोस्ट की रैंकिंग को भी प्रभावित करता है, इसीलिए कारण की सही व्याख्या करता है। एआई के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एआई के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए इसमें पहला और तीसरा से पहला क्या है? इसमें एआई का उपयोग वित्तीय संस्थाओं के धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एआई ऑनलाइन शिपिंग के अनुभवों को निजीकृत करने में मदद करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। एआई का उपयोग वित्तीय संस्थाओं में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जाता है। मशीन लर्निंग और पैटर्न रिकग्निशन तकनीक की मदद से एआई लेनदेन के असामान्य गतिविधियों की पहचान, खरीद के आधार पर शॉपिंग अनुभव को पर्सनलाइज करता है, जैसे अमेजॉन और नेटफ्लिक्स का सुझाव है। एआई व्यापक रूप से मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग दोनों आते हैं। मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहते हैं? तो इसे ह्यूमनाइज्ड रोबोट कहते हैं।
मानव ह्यूमनाइज्ड रोबोट मानव के आकार के दिखने लगने वाले एक रोबोट है जिन्हें मानव शरीर के नकल करके डिजाइन किया जाता है। ह्यूमनाइज्ड रोबोट का सफल नियंत्रण एक आसान काम नहीं, क्योंकि रोबोट की गतिशील मॉडल जटिल है और कई आंतरिक और बाहरी गड़बड़ी स्थित रोबोट की क्षमताओं को बहुत प्रभावित कर सकता है। फिर आता है एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती, तो PERL नहीं की जाती, बाकी पाइथन, LISP और PROLOGP की जाती है। उपयोग दी गई भाषाओं में पैरेल उपयोग आमतौर पे एआई के लिए उपयोग नहीं की जाती है। LISP प्रोलॉग दोनों भाषाएं व्यापक रूप से एआई के लिए उपयोग की। कौन सा? LISP और प्रोलॉग दोनों भाषाएं जो व्यापक रूप से एआई के लिए उपयोग किया जाता है। पाइथन का उपयोग एआई में किया जाता है, पैरेल का पर नहीं करते, पैरेल का उपयोग नहीं करते हैं। फिर आता है बिग डाटा प्रोसेसिंग। निम्नलिखित में से बिग डाटा में 3V में से एक नहीं है, कौन सी नहीं है? तो वैरायटी है पर विजिबिलिटी नहीं होता है, वैसिलिटी वेग है, वॉल्यूम आयतन होता है। बिग डेटा में 3B का मतलब होता है, बिग डेटा में 3B का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉलेसिटी और वैरायटी। ये तीन विशेषताओं के कारण डेटा को बिग डेटा कहते हैं, तथा वैरायटी में डेटा 3B में शामिल नहीं होता है। फिर आता है आपका बिग डेटा प्रोसेसिंग। बिग डेटा प्रोसेसिंग में डैश डेटा वॉल्यूम उपयोगकर्ताओं की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण को सक्षम को संदर्भित करता है, तो स्केलेबिलिटी है। बिग डेटा प्रोसेसिंग में स्केलेबिलिटी वह क्षमता है जो सिस्टम के प्रोसेस को बढ़ाती हुई डेटा के वॉल्यूम या उपयोगकर्ताओं की मांग को कुशलतापूर्वक संभालने में अनुमति देती है। यह सुनिश्चित करती है कि सिस्टम को अधिक संसाधन जैसे कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज और नेटवर्क क्षमता है, साथ ही आसानी से बढ़ाया जा सकता है जिसमें प्रदर्शन और कार्यक्षमता प्रभावित ना हो। वितरित कंप्यूटर वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित और संसाधित करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो अपाचे हेडरूप करते हैं। अपाचे हेडरूप एक आसान सोर्स फ्रेमवर्क है। क्या है? अपाचे हेडरूप एक आसान सोर्स फ्रेमवर्क है जो वितरित कंप्यूटर वायरस में बड़े पैमाने पर डेटा को संग्रहित और संसाधित प्रोसेसिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। HDFS हेडरूप डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम में मैप रिड्यूस जैसे घटकों पर आधारित होता है जो बड़े डेटा सेट को वितरित और समानांतर रूप से संसाधित करने में सक्षम होते हैं। फिर आता है आपका HDFS में कौन से घटक डेटा के प्रतिकृति समन्वय करता और डेटा को ब्लॉक में देख सकता है? तो नाम कोड से। किसे? नाम कोड से। नाम कोड हुडूप डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम में मास्टर नोड होता है। जो नाम कोड है वो HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम में मास्टर नोड होता है, जिसमें फाइल सिस्टम मेटा डेटा को प्रतिबंधित फाइलों में ब्लॉक के स्थान पर जानकारी शामिल करता है तथा डेटा नोड में डेटा प्रतिकृति डेटा ब्लॉक को देखकर करने के लिए निर्देश देता है। फिर अगला आता है कौन सा डेटा प्रसंस्करण का विश्वसनीयता है? कौन सा डेटा प्रसंस्करण की विश्वसनीयता होती है? तो वो होता है वेरिसिटी, सत्यता। बिग डेटा में 4 प्रमुख पहलुओं में सत्यता वेरिसिटी है। डेटा प्रसंस्करण की विश्वसनीय और सत्यता को दर्शाता है, जबकि आयतन वॉल्यूम डेटा के मात्रा को दर्शाता है। वेग वेरिसिटी डेटा प्रसंस्करण की गति को दर्शाता है और विविधता वैरायटी विभिन्न प्रकार के डेटा के मौजूदगी को दर्शाता है। फिर आता है एक स्वच्छ देखभाल संगठन को विभागों के बीच संवेदनशील रोगी डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित तरीका है? तो वो है आपका सुरक्षित और अपरिवर्तित रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करना। ब्लॉकचेन तकनीक एक विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर प्रणाली है जो डेटा को सुरक्षित, पारदर्शी तरीके से स्टोर और साझा करने की अनुमति देता है। यह स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के लिए आदर्श। ब्लॉकचेन में डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय होता है, जो डेटा सुरक्षा और अखंडता को सुनिश्चित करता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो वो है HDFS को HDFS हेडॉप डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम की विशेष रूप से उच्च स्केलेबिलिटी और फॉल्ट ट्रांसफर और दोष सहनशीलता के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह स्वचालित डेटा प्रतिकृति के माध्यम से काम करता है। इसमें डेटा की कम कॉपियां अलग अलग नोड पर रखी जाती है। इसके लिए यह सुनिश्चित होती है कि यदि कोई नोड फेल हो जाए तब भी सिस्टम काम करता रहेगा। फिर आता है अपाचे हेडूल फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा डैश भाषा में लिखा जाता है, तो जावा भाषा में लिखते हैं। अपाचे हेडूल फ्रेमवर्क एक बड़ा हिस्सा जावा भाषा में लिखा जाता है, जिसमें सीक कुछ पल, कुछ मोल और कमांड लाइन उपयोगकर्ता के सेल एन्क्रिप्ट करने के रूप में लिखा गया है।
फिर आता है आपका डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का बाइज पढ़ते हैं। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का क्या सही है? बुनियादी मशीनी लर्निंग प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम कौन कौन सा है? जब हम बुनियादी मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो सही चरण क्या क्या होता है? सबसे पहले डेटा का इनपुट होता है, फिर अमूर्तन होता है, फिर समानीकरण होता है। पहले डेटा इनपुट होगा, फिर अमूर्तन होगा, फिर समानीकरण होगा। मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित है। पहले डेटा का इनपुट होगा, सबसे पहले डेटा को इकट्ठा किया जाता है और मॉड्यूल में इनपुट किया जाता है। फिर अमूर्तन एब्स्ट्रैक्ट होता है, चरणों में डेटा के फीचर को निकालकर मॉड्यूल में ट्रेन किया जाता है। फिर समानीकरण, इसमें डेटा दिया गया मॉडल नई डेटा के प्रदर्शन करता है और समानीकरण की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। तो इनपुट, डेटा इनपुट, अमूर्तन और समानीकरण सही है। फिर आता है अपक्षय अधिगम, इसको मिलाना है, चलिए मिलाते हैं। पर्यवेक्षित अधिगम, लेबल किए गए इनपुट आउटपुट युग्मों का अधिगम करना। अलिखित अधिगम क्या है? तो लेबल किए गए इनपुट और आउटपुट युग्मों का अधिगम करना। अपरिचित अधिगम, लेबल किए गए डेटा को बिना अधिगम करना। श्रेणीकृत अधिगम, परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से अधिगम करना। श्रेणीकरण अधिगम, परीक्षण किए गए डेटा के माध्यम से अधिगम करना। और परिचय अधिगम, लेबल किए गए और लेबल पे नहीं किए गए डेटा का अधिगम करना। समझ में नहीं आया ऐसा अधिगम अधिगम, सॉरी। ये क्या है? तो श्रेणीकरण सीखने में एजेंट परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से दृष्टम व्यवहार को सीखते हैं। बहुत हाई लेवल का है ना। श्रेणीकरण सीखने में एजेंट के परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से दृष्टम व्यवहार सीखते हैं। यह तरीका व्यवहार का आधार पर पुरस्कार प्राप्त करने और उनके अनुसार अपने फैसले को संशोधित करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। श्रेणीकरण सीखने में एल्गोरिथम पर्यवेक्षक लेबल की निर्भर नहीं करते हैं। इसके अलावा ये अप्राकृतिक पर्यवेक्षण के तहत पुरस्कार संकेत, रिव्यू और रिवॉर्ड सिग्नल के आधार पर काम करते हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठा सकते हैं? अगर हमको साइबर सुरक्षा बढ़ाना है उसके लिए मशीन लर्निंग का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? तो ये असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करके जो साइबर खतरा का संकेत दे रहा है, ये असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करके जो साइबर खतरों का संकेत दे सकता है। मशीन लर्निंग का उपयोग साइबर सुरक्षा और मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि वे बड़े डेटा सेट का असामान्य गतिविधियों और पैटर्न की पहचान कर सके जो संभावित हमलों या खतरों का संकेत हो सकते हैं। यह पारंपरिक नियम आधारित प्रणालियों से अधिक लचीला है और अनुकूल होता है। इसका प्रयोग फिशिंग हमलों, मालवेयर गतिविधि, डीडोस हमले का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। फिर आता है ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में किसी पूर्व प्रशिक्षित मॉडल में किए गए संबंधित कार्यों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। ट्रांसफर लर्निंग में फाइन ट्यूनिंग का मतलब किसी नए संबंधित कार्य के पहले परिचित मॉडल को अनुकूलित करने की प्रक्रिया है। यह एक मॉडल शामिल होता है जिसमें बड़े सामान्य डेटा सेट को प्रशिक्षित किया जाता है, फिर उसे एक छोटे कार्यों विशिष्ट डेटा सेट में आगे प्रशिक्षित फाइन ट्यूनिंग किया जाता है। यह मॉडल अपने सीखे और फीचर नए कार्यों के लिए बेहतर ढंग से संयोजित करने की अनुमति देता है। सबसे मूल परीक्षण में से प्राप्त ज्ञान का लाभ उठाने और प्रदर्शन में सुधार होता है। मशीनी लर्निंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मशीन लर्निंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उपसमूह है। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उपसमूह है। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का एक उप क्षेत्र है जो कंप्यूटर से स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए गए बिना डेटा को सीखने और अनुभव के आधार पर अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति देता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा के पैटर्न और संबंधों को ढूंढता है, फिर उसे पैटर्नों और उपयोगों में के लिए डेटा पर भविष्यवाणी या निर्णय लेने के लिए करता है। फिर आता है मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस ढांचे या फ्रेमवर्क का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? वो करते हैं हम लोग टेसर फ्लो गूगल द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जिसे विशेष रूप से डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क के लिए विकसित किया गया है। फिर आता है डिजिटल समीक्षाओं के भाव विश्लेषणों के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कार्यों के लिए कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे प्रभावी है? तो कौन सा सबसे प्रभावी है? तो उसे करते हैं LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क। LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं में भाव विश्लेषण के लिए प्रभावी मशीन लर्निंग मॉडल LSTM में लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा।
जो क्रमबद्ध डेटा को अच्छे से सीखने और समझने में सक्षम हो, क्योंकि समीक्षाएं आमतौर पर पाठ्य डेटा तथा शब्दों के अनुक्रम का विश्लेषण करती है। फिर आता है मशीन लर्निंग में शामिल जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है उसे एल्गोरिथम कहते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेटा का उपयोग करके पैटर्न और संबंधों की पहचान करता है, फिर जानकारी का उपयोग करके भविष्य के डेटा पर पुनर्नुमान और निर्णय लेता है। फिर आता है के मीन्स एल्गोरिथम एक डैश एल्गोरिथम है तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। के मीन्स एल्गोरिथम एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। के मीन्स एक आपसी समूह का डेटा को वर्गीकृत करने के लिए एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसमें डेटा को कुछ समूह में विभाजित किया जाता है और कुछ को अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम होता है जिसे हमें पूर्वानुमानित वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह डेटा पॉइंट के विशिष्ट गुणवत्ता मापों का उपयोग करके कुछ समूह में विभाजित करता है, जिससे प्रत्येक समूह में एक केंद्र बिंदु होता है। पूर्व पर्यवेक्षित अपरिवेक्षित अधिगम लर्निंग के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसके बीच का मुख्य अंतर क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं पर्यवेक्षक अधिगम लेबल वाले डेटा का उपयोग करता है जबकि अपरिवेक्षित अधिगम बिना लेबल वाले डेटा का उपयोग करता है। पर्यवेक्षी अधिगम मॉडल को परिशिक्षित करने के लिए लेबल वाले डेटा का उपयोग किया जाता है, लेकिन अपर्यवेक्षित अधिगम में मॉडल बिना किसी लेबल के डेटा को पैटर्न को संरचना सिखाता है। मशीन लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो मशीन लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये पहले देखे हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए लेबल किए गए डेटा की आवश्यकता होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए लेबल किए गए डेटा की आवश्यकता होती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बिना लेबल के पैटर्न को पहचान सकता है। श्रेणीकरण रीइंफोर्समेंट लर्निंग में पुरस्कार या दंड के माध्यम से पुष्टि शामिल होती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए लेबल किए गए डेटा की आवश्यकता होती है क्योंकि यह इनपुट आउटपुट संबंधों को सीखने को प्रशिक्षित होती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बिना किसी लेबल के पैटर्न की पहचान करता है, यानी यह डेटा में छिपे हुए संबंधों को खोजने का प्रयास करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक एजेंट को पुरस्कार या दंड के माध्यम से फीडबैक मिलता है जिससे वह अपने निर्णयों को बेहतर बनाता है। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग लेबल के डेटा सेट एक सीमित नहीं होता, बल्कि उसका उपयोग छोटे लेबल वालों को बड़े अन्य लेबल डेटा में संयोजन के लिए किया जाता है। फिर आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी में गेटवे के मुख्य रूप से और क्लाउड के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है, उसे सेंसर कहते हैं। आईओटी आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे सेंसर डिवाइस और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। गेटवे सेंसर से डेटा एकत्रित करता है, उसे संसाधित करता है, फिर उस डेटा को आगे की ओर विश्लेषण और स्टोरेज के लिए क्लाउड पर भेजता है। यह विभिन्न उपकरणों के एकीकृत नेटवर्क को जोड़ने और उसके प्रोटोकॉल के बीच अनुवाद करने में मदद करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के डिवाइस एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं। फिर आता है आईओटी का विस्तार करें। आईओटी कैसे होता है? इसे इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। आईओटी क्या होता है? तो इसे इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। आईओटी का पूर्ण रूप इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। यह तकनीक औद्योगिक क्षेत्रों में इंटरनेट से जुड़े डिवाइस और सेंसर के उपयोग करके मशीन और प्रोसेस को स्मार्ट ऑटोमेटेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटा संचालित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका प्रयोग करता है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ तरंगों का। क्या कहता है? डेटा संचार करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ तरंगों का उपयोग करता है। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करता है जो आरएफ स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। यह कम दूरी का वायरलेस डेटा ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। फिर आता कौन सी संचार तकनीक आपकी कम बिजली खपत को लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए किए जाने वाले जो आईओटी के अनुप्रयोगों को लोकप्रिय बनाता है? तो लोकप्रिय बनाता है तो वो क्या है? तो उसे लोविन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे लोविन कहते हैं, लोराविन कहते हैं। लोराविन लॉन्ग टर्म वाइड एरिया नेटवर्क है, विशेष रूप से कम बिजली की खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये विशेषताएं इसे आईओटी अनुप्रयोग जैसे स्मार्ट कृषि, पर्यावरण निगरानी और एसेट ट्रैकिंग के लिए आदर्श बनाती है, जहां उपकरणों को लंबी दूरी पर डेटा ट्रांसमिट करते हुए लंबे समय तक बैटरी पर चलने की आवश्यकता होती है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन के रोटेशन
कोणीय वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें गेमिंग और संवर्धित वास्तविकता ऑटोमेटेड रियलिटी अनुप्रयोगों को बढ़ाया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं जायरोस्कोप सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन के रोटेशन, घूर्णन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सेंसर गेमिंग, संवर्धित वास्तविकता, एग्रोमेटेड रियलिटी एआर, अन्य मोशन सेंसिटिव एप्लीकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि प्रोसेटिटी सेंसर फोन और उपयोगकर्ताओं के बीच दूरी को पहचानता है। फिर आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी के संदर्भ में RFID क्या है? RFID को क्या कहते हैं? इसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के संदर्भ में RFID का पूर्ण रूप है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यह RFID एक तकनीक है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं और व्यक्तियों की पहचान और ट्रैकिंग करने में मदद करता है। यह IoT में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, जैसे स्मार्ट लॉजिस्टिक ट्रैकिंग सिस्टम और ऑटोमेशन में। फिर आता है इनमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म अमेजॉन द्वारा प्रदान किया गया? तो अमेजॉन द्वारा कौन सा किया गया है? तो अमेजॉन के द्वारा AWS IoT केयर है। IoT केयर AWS IoT केयर अमेजॉन का है। IoT केयर अमेजॉन वेब सर्विसेज द्वारा प्रदान किया गया एक IoT प्लेटफॉर्म है। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसों के क्लाउड को सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग में मदद करने के लिए उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो कौन कौन है? फिनटेक ट्रैकर है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है, स्मार्ट थर्मोस्टर है, पर डेस्कटॉप कंप्यूटर IoT का उदाहरण नहीं है। यह IoT का उदाहरण नहीं है। IoT उपकरण को वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो ब्लूटूथ का प्रयोग करता है। किसका करता है? ब्लूटूथ का करता है। अब अगला चैप्टर हमारा है विविध। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं विविध से। शहरी जीवन की बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की कौन सी AI और IoT और बिग डेटा जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है? तो वो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। किसके तहत? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी जीवन को बेहतर बनाना। इसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, ताकि शहरों में अधिक स्मार्ट, कुशल और टिकाऊ बनाया जा सके। फिर आता है, इसको मिलाना है हम लोग को। फिर आता है डिजिट ऑफ एल्गोरिथम। क्या है ये? डिजिट ऑफ का एल्गोरिथम ग्राफ का सबसे छोटा पथ ढूंढता है ये। फिर आता है AES, डेटा को सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट करता है AES। फिर आता है क्विक सॉर्ट, डेटा को कुशलतापूर्वक सॉर्ट करता है, वह है क्विक सॉर्ट। फिर है पेज रैंक। क्या है? प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेजों को रैंक करता है, इसे कहते हैं पेज रैंक। फिर आता है एरे, एक डेटा प्रकार है जो सजातीय डेटा स्रोतों को संग्रहित करता है। ये क्या है? तो इसमें क्या है? सी में A B के सही कथन है, पर इसका व्याख्या नहीं करता, पर दोनों कथन सही। चलिए देखें, एरे क्या है? तो एरे एक डेटा का प्रकार है जो कई सजातीय डेटा तत्वों को संग्रहित करता है। एरे के तत्वों को इंडेक्स 0 से शुरू करके अनुक्रमित इनक्रिप्टेड तरीके से संग्रहित किया जाता है। एरे एक डेटा टाइप है जो एक ही प्रकार का एलिमेंट को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। एरे डिकोडिंग 0 से शुरू होता है, इसलिए इसे एलिमेंट में इंडेक्स 0 होता है। फिर आता है प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाओं के आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के आधार पर तैयार किया जाता है। क्या लिखता है? प्रारंभिक प्रौद्योगिक भाषाओं ने आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के आधार तैयार किया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ विकसित विकास के लिए अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? तो कौन अधिक जुड़ी हुई है? तो वो जुड़ी हुई है डेटा एनक्रिप्शन और मॉडलिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम OOP का मुख्य उद्देश्य वास्तविक दुनिया की इकाइयों के प्रोग्रामिंग मॉडल करना है। इसका मुख्य विशेषता डेटा एनक्रिप्शन, एनहांसमेंट, पॉलीफॉर्मिंग, मॉडलिटी शामिल है। इनमें से डेटा एम्निकेशन को मॉडलिटी विशेष रूप से OOP से जुड़ी हुई है, क्योंकि डेटा को सुरक्षित और संरक्षित रूप से रखने में मदद करती है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट को संदर्भित करने के लिए अपने संचालन को पीछा करने की विशेषता को छिपाए रखता है? उसे एनक्रिप्शनेशन कहते हैं। एनक्रिप्शलेशन कहते हैं। एनक्रिप्शलेशन किसी क्लास के वेरिएबल को डेटा को किसी अन्य क्लास में छिपाया जाता है और इसे केवल अपने क्लास के किसी मेंबर या फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इसे ही डिस्क्लेक्सर किया जाता है।
निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइप में संदेश संकलन करना है? निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइप में संदेश को संकलन करना है? उसे डायनेमिक वाइडिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डायनेमिक वाइडिंग कहते हैं। रन टाइम के दौरान बाइंडिंग को डायनेमिक बाइंडिंग कहा जाता है। डायनेमिक बाइंडिंग में लेट बाइंडिंग या इन टाइम बाइंडिंग भी कहा जाता है। इन टाइम बाइंडिंग भी कहा जाता है। फिर आता है भारत में पहली स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। उसे मोबाइल सेवा ऐप स्टोर कहते हैं। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर है जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं को श्रेणियों के 965 से अधिक लाइव ऐप को होस्ट करता है। निम्नलिखित में किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए? तो स्ट्रक्चर का है। स्ट्रक्चर एक विशेष मेथड है जिसका उपयोग ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन करने के लिए किया जाता है। जब किसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कंस्ट्रेंट कॉल किया जाता है। इसका उपयोग ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए इनोवेशन वैल्यू अभी प्रारंभिक मान सेट के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है? निम्नलिखित में किसे ओवरलोड किया जा सकता है? तो फंक्शन को। फंक्शन ओवरलोड फंक्शन का वास्तव में विभिन्न कार्यों का एक सेट है जो कि एक ही नाम से विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि वॉलिड फॉर, वॉलिड माई फन और वॉलिड फाई फन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन प्रमुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो सी नहीं है, बाकी पर्ल, रूबी, पाइथन ये सब प्रयोजन हेतु उन्मुख भाषा है, पर सी कोई भाषा नहीं है। पर्ल, रूबी, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कौन? पर्ल, रूबी और पाइथन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जबकि सी एक प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी कैसा है? तो प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वाटसन कंप्यूटर ने किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो आईबीएम का है। वाटसन सुपर कंप्यूटर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम द्वारा बनाया गया है। यह सुपर कंप्यूटर लोगों के इमोशन को समझ लेता था। यह सुपर कंप्यूटर आईबीएम के संस्थापक थॉमस जे वाटसन के नाम पर रखा गया है। कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? उसे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं। पीडीएफ का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है या ई बुक द्वारा हेतु प्रचलित फॉर्मेट है। इसे एनबड नामक सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। जुलाई 2019 में ईस्टर्न कोस्टल रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से सूचना प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? तो किसे लॉन्च किया था? उन्होंने लॉन्च किया था ECOR यात्रा को किया था। फिर आता निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो A नहीं है, बाकी सी हैज़, ऑब्जेक्ट सी है। फिर आता है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने लापता परिचित बच्चों का पता लगाने के लिए उन पर निगरानी रखने के लिए भारत का कौन सा एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? ERE यूनिट को किया था, वाणिज्य किया था। फिर आता कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो ओरेकल और RBDMS है। ओरेकल और RDBMS है। ओरेकल RDBMS रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यह डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो टैली एक अकाउंटिंग प्रोग्राम है। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो नोएडा में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2018 को नोएडा में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिए देश के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज मॉक्स जोन को आयोजन ग्राउंड की ब्रेकिंग सेरेमनी दौरान शिलान्यास किया गया। मॉक्स जोन मोबाइल उद्योगों का एक एकीकृत इकोसिस्टम है। मोबाइल जोन विनिर्माणता, अनुसंधान, विकास और अन्य संबंधित उद्योगों के एक मंच उपलब्ध कराता है। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना प्रारंभ किया था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्विटर सेवा योजना आरंभ की। इसका सेवा शुरू करने के साथ ही उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य बन गया जो ट्विटर के माध्यम से लोगों की शिकायतें दर्ज करता था। ये 2016 का बात है। भारत के प्रथम मोबाइल सेवा कंपनी कौन थी? तो वो मोदी टेस्ला थी। भारत की प्रथम मोबाइल सेवा मोदी टेस्ला कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई थी। 31 जुलाई 1995 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योतिबा बासु ने तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार और टेलीकॉम मंत्री खुद सुखराम मोबाइल कॉलम की शुरुआत किया था। कौन सा? मोदी टेस्ला। कंप्यूटर प्रणाली में इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो कोबाल है, फोटॉन है, पास्कल है, पर लूटस नहीं है, जबकि लूटस एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल के प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रक्षा एप्लीकेशनों के लिए अभिष्ट है? उसे एडा कहते हैं। एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त
सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रक्षा एप्लीकेशनों के लिए भी अभीष्ट है। एक सामान्य त्रुटि का पता लगाने का कोड सीआरसी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसे साइकिल रिड्यूस चेक कहते हैं। सीआरसी का पूर्ण रूप साइकिल रिड्यूस चेक है। इसका उपयोग इनेबल नेटवर्क और अन्य एप्लीकेशन में डेटा के आकस्मिक परिवर्तन की वजह से पता लगाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर भाषा में कोबॉल किसके लिए उपयोगी है, तो व्यावसायिक कार्यों के लिए। कोबॉल का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबॉल का प्राथमिक प्रयोग व्यवसाय फाइनेंस के लिए किया जाता है। फिर आता है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है फोटोन का पूर्ण रूप फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। फोटोन विश्व स्तरीय की सर्वोच्च उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग भाषा। इसका विकास 1950 में JW वेकस ने किया था। इसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं का और अंकगणितीय गणनाओं के लिए किया जाता है। इस तरह करके हम लोग का कंप्यूटर का टोटल PYQ खत्म हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ।